हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लाती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर ठीक है, हम कल सुबह ही तो जोसेफ से मिलने जाएंगे और जो वो बताएंगे वो हम करेंगे। ठीक है। अगली सुबह वो दोनों ही फादर जोसेफ से मिलने गए। उस वक्त रैचेट के पिता नींद में सो रहे थे। जब वो फादर जोसेफ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी सारी बात उन्हें बताई। तब फादर जोसेफ ने उन्हें कहा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो एक तरीका है, और उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी तुम्हें। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले तो तुम्हें चार्ली की कब्र ढूंढनी होगी। अपने आप में ये सबसे मुश्किल काम है। उसकी कब्र यहीं कहीं कब्रिस्तान में ही होगी ना? यहाँ आसपास के कब्रिस्तानों में अगर हम पता करेंगे तो पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है। हाँ, ये माना उसकी कब्र कहीं किसी आसपास के कब्रिस्तान में ही होगी, पर उसे ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि उसको दफन करते समय लोगों ने बस एक तरह की औपचारिकता निभाई। उसका शरीर बाहर हवा में पड़ा रहने से बेहतर उसे दफनाना समझा। बाकी गांव के लोग उससे बहुत नफरत करते थे, क्योंकि एक वक्त वो खुद भी बहुत बुरा था। उसका स्वभाव इतना बुरा था, वो इतने बुरे स्वभाव का था। लोगों के साथ उसका बर्ताव इतना बुरा था कि लोग उससे नफरत करते थे। और कुछ लोग तो मन ही मन ख्वाहिश रखते थे कि किसी न किसी दिन किसी तरह चार्ली की मौत हो जाए। और आखिरकार जब ये हुआ तो सिर्फ कुछ ही लोग आगे आए उसे दफनाने के लिए, और उन्होंने उसे बस कहीं किसी कब्रिस्तान में यूं ही दफन कर दिया। उसके साथ ना उसका नाम है और ना ही कोई ऐसा चिन्ह है जिसकी वजह से तुम उसकी कब्र पहचान पाओ, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। गांव में घूमकर लोगों से पता लगाओ, अगर कोई इसमें शामिल है तो वो बता देगा कि वो कहाँ दफन है। हम खुशकिस्मत हैं कि इस बात को ज़्यादा वक्त नहीं बिताए। 1 साल के अंदर लोग उसे भूल नहीं पाए होंगे। तो सबसे पहले उसकी कब्र का पता लगाओ, और उसके बाद हम आज की ही रात अपना काम शुरू करेंगे। पर हमें करना क्या होगा? हमें उसकी कब्र को एक सही ढंग से बंद करके दोबारा दफनाना होगा, और यही एक तरीका है उसे वहाँ से बाहर निकलने से रोकने का, उसे मुक्ति दिलाने का और तुम्हारे पिता को बचाने का। इसलिए सबसे पहले तुम उसकी कब्र का पता लगाओ, और उसके बाद फिर मेरे पास आओ, और फिर हम अपना अगला कदम उठाएंगे। ठीक है? अगर आप कहते हैं तो हम इस काम के लिए तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसके बाद रैचेट और ब्रूस दोनों ही फादर जोसेफ के घर से निकलकर बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद वो गांव में कुछ जान पहचान के लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग माथा। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, और तुम्हारे पिता कैसे हैं? मैं इन्हें नहीं जानती। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है ब्रूस, और ये है मार्था। ये हमारे गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं, और ये चार्ली को जानती थी। असल में ये पापा को जानती थी, इसलिए उम्मीद है कि ये चार्ली को भी जानती होंगी। क्या मार्था तुम मुझे बता सकती हो कि चार्ली को कहाँ दफनाया गया था? पर तुम्हें ये क्यों जानना है? बस जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पर प्लीज़ पहले मुझे बता दो अगर तुम जानती हो तो। मैं नहीं जानती, सच में नहीं जानती। जानते हो, चार्ली को मैं जानती थी, पर कोई ख़ास जान पहचान नहीं थी मेरी। पर अगर तुम जानना चाहो तो शायद हो सकता है कि तुम्हें बेन उस तक ले जा सके। बेन बारबरी। ओह, वो लकड़हारा, वो जो लकड़ी का काम करता है। हाँ, उसे दफना दिया गया बिना किसी नाम के, बिना किसी पत्थर के, पर उसके लिए ताबूत ज़रूर बनवाया गया था। और तुम जानते हो कि ताबूत बनाने का काम वही करता है। हमारे गांव के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं।
पर हाँ, चार्ली जैसा करता था उसे वैसा ही भुगतना पड़ा। तो गुड लक, तुम, उम्मीद करती हूँ तुम उसे ढूंढ लोगे। उसके बाद वो दोनों ताबूत बनाने वाले बेन बार्बरी के पास पहुँचे। हेलो मिस्टर बार्बरी। हेलो, आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? ओह, फ़िलहाल के लिए हाँ सब ठीक है, बस आपसे कुछ पूछना चाहता था। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता था कि क्या चार्ली मैकमेरो की मौत के बाद उनका ताबूत आपने ही बनाया था, उनकी और उनकी बेटी के लिए? हाँ, मैंने ही बनाया था। क्या तुम जानते हो उन्हें कहाँ दफन किया गया था? मैं पक्का नहीं कह सकता, पर हाँ इतना जानता हूँ कि सेंट पॉल गिरजाघर के पास ही जो कब्रिस्तान है वहाँ उसे दफन किया गया था। पर मुझे पक्का नहीं पता कि उस कब्रिस्तान में कहाँ पर। क्या तुम बता सकते हो अगर कोई ऐसा हो जो इस बारे में जानता हो? जो भी तुम्हारे पास ताबूत बनवाने आया होगा वो ज़रूर उसे दफनाने ले गया होगा, है ना? हाँ, वो और उसकी बेटी दोनों ही मरे हुए मिले थे, तो उन दोनों को एक ही ताबूत में दफनाया गया, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक ही ताबूत बनवाया मुझसे। ओह हाँ, तो अगर तुम जानना चाहो तो मेरे ख्याल में पर्सी लैंकाशायर वो तुम्हें बता सकता है कि चार्ली को कहाँ दफनाया गया है, क्योंकि उसके क्रियाकर्म में सबसे ज़्यादा पैसे उसी ने लगाए थे, तो हो सकता है कि वो जानता हो। असल में चार्ली किसी तरह उसका दूर का रिश्तेदार लगता था, मुझे नहीं पता, पर ये सब चीज़ें उसी ने करवाई, तो तुम उससे पूछ सकते हो। और अगर तुम उसका पता पूछोगे तो ये रहा उसका पता। ठीक है, तो हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर लैंकाशायर। गुड मॉर्निंग। मैं आपको जानता हूँ, मेरा नाम ब्रूस है और ये मेरे दोस्त रैचेट। आपके दूर के कज़न मिस्टर चार्ली इनके पिता के साथ काम करते थे, वो दोनों एक साथ बिजनेस करते थे। ओह हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, पर तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तो किस सिलसिले में आए हो तुम यहाँ? किसी ख़ास सिलसिले में नहीं, बस सिर्फ जानना चाहता हूँ कि चार्ली को कहाँ दफन किया गया। ओह, पर इससे तुम्हें क्या वास्ता? कोई ख़ास बात नहीं, सिर्फ जानना चाहता हूँ एक बार, बस उसकी कब्र पर कुछ फूल चढ़ाना चाहता हूँ। क्यों? असल में मेरे पिता ऐसा चाहते हैं। ठीक है, मगर उसे सेंट पॉल गिरजाघर के पास वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया, और वहाँ कोई पत्थर या फिर वैसा कुछ नहीं है जिससे तुम उसकी कब्र को देख पाओ। उस वक्त मैं ये करना चाहता था, पर गांव के लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाते, वो मेरे बारे में क्या सोचते अगर मैं ये करता। पर उसकी बेटी की इन सब में कोई गलती नहीं थी, जो भी उसके साथ हुआ, तो ये करना ज़रूरी था। और फिर हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ उसकी कब्र कहाँ है। उसके बाद वो तीनों एक साथ सेंट पॉल गिरजाघर के पास के उस कब्रिस्तान में गए, और वहाँ कुछ देर घूमने के बाद आखिरकार वो जगह मिल गई जहाँ वो कब्र थी। हाँ, यही वो जगह है, ठीक यहीं पर। मैं उस जगह को नहीं जानता था, पर उसके आसपास की कब्रें मैंने देखी थी और ये नाम मुझे याद है, तो हाँ, यही जगह थी जहाँ उसे दफनाया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। इसके बाद वो दोनों वापस घर गए। रैचेट के पिता उठ चुके थे और बहुत परेशान लग रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे और बहुत तेज़ी से सांसें ले रहे थे। डैड, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बस पता नहीं क्यों थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी, सर चकरा रहा है मेरा। आप आराम कीजिए, आपको यहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी करना होगा हम करेंगे। मैं और ब्रूस हैं यहाँ। ठीक है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। उन्होंने फादर जोसेफ को अपने साथ लिया। रैचेट के पिता अपने कमरे में सो रहे थे। वो दोनों उन्हें
नींद का इंजेक्शन देकर आए थे ताकि उनके जाने के बाद कोई अनहोनी ना हो। इस वक्त रात का काफ़ी सन्नाटा था। उन्होंने ये करने के लिए रात का वक्त चुना क्योंकि कब्रों को खोलना या कब्र चोरी उस ज़माने में एक तरह का जुर्म माना जाता था और इसलिए वो ये काम सन्नाटे में करना चाहते थे। वो तीनों धीरे धीरे चलते हुए कब्रिस्तान के करीब पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक एक करके उस कब्रिस्तान की दीवार को फांदते हुए कब्रिस्तान में कदम रखा और धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वो चार्ली की कब्र के पास पहुंच गए। इस कब्रिस्तान में आज रात पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी मनहूसियत सी छाई हुई थी। आसपास से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी और लगातार झिंगुरों के बोलने की आवाज़, कहीं दूर से भेड़ियों और साथ ही साथ रात के वक्त उल्लुओं के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। सब कुछ मिलकर बहुत डरावना सा एहसास दे रहे थे उन्हें। वो कुछ कदम आगे चले और उसके बाद उन्होंने अपने औजारों से वहाँ ज़मीन पर खुदाई करना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो काफ़ी देर तक खोदते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्हें ज़मीन के अंदर किसी ठोस चीज़ का एहसास हुआ, कोई ठोस सी लकड़ी या फिर वैसा ही कुछ ठोस। और उसके बाद अचानक ही आसपास से जानवरों की बोलने की बहुत तेज़ और गहरी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा मानो उनके भीतर कुछ जाग गया हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे उन्हें डरा दिया हो। धीरे धीरे उस कब्रिस्तान में कहीं से अचानक ही धुंध उतरने लग गई और हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आने लगा। यहाँ तक कि खुद से 10 मीटर की दूरी की कब्रों को देखना भी मुश्किल होने लग गया। रात का वक्त था और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई। अचानक ही कहीं बहुत दूर से उन तीनों को ही किसी लड़की के चीखने की बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई और जब उन्होंने अपना सर घुमाकर देखा, वहाँ उन्हें एक नीली पोशाक में एक लड़की वहाँ उस कब्रिस्तान की दीवार पर चलती हुई नजर आई। वो दोनों उसे देखकर घबरा गए जबकि फादर जोसेफ अपना काम जारी रखे हुए थे। कुछ देर हाथों से खुदाई करने के बाद वो उस ताबूत तक पहुंच गए थे जिसकी लकड़ी धीरे धीरे ख़राब होने लग गई थी। उसके बाद उन तीनों ने ही धीरे धीरे उस ताबूत को ज़मीन से बाहर निकाला और उसके बाद उसका ढक्कन खोला। अंदर से उन्हें मिस्टर चार्ली का कंकाल नज़र आया। वो कंकाल जिससे अभी भी उनके कुछ अंश जुड़े हुए थे, उनके पुराने कपड़े और उनके बाल। ये सब कुछ हुए बहुत दिन नहीं बीते थे। उस ताबूत से अभी भी दुर्गंध आ रही थी। वो तीनों ही उसे देखकर और ज़्यादा घबरा रहे थे। तभी अचानक से एक जोरदार हवा का थपेड़ा चलने लगा, मानो प्रकृति उनसे नाराज़ हो रही हो। बहुत सी चीज़ें अजीब होने लग गई। उन्हें अचानक ही अपने आसपास कुछ साए नज़र आने लगे। एक लड़की का साया जो उनके आसपास बार बार नज़र आ रहा था और एक अजीब डरावनी सी चीख सुनाई दे रही थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। फादर जोसेफ, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये होली वाटर इस ताबूत के चारों तरफ छिड़क दो और उसके बाद हमें इसके ढक्कन पर एक बड़ा क्रॉस बनाना होगा। एक बड़ा क्रॉस जो सबसे अच्छा तरीका है भूतों को और आत्माओं को शांत करने का। ये काम मैं करूँगा और उसके बाद धीरे धीरे तुम भी मेरे साथ वो बातें दोहराना जो मैं कहूँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो भी मैं बोलता जाऊँ मेरे साथ साथ तुम सभी दोहराते जाना और उसके बाद हम इस ताबूत को वापस ज़मीन में उसी तरह रख देंगे और इसके चारों तरफ नमक का एक गोल घेरा बना देंगे। साथ ही साथ एक क्रॉस जो इसके उस सिरे पर हमें लगाना होगा। इस इंसान की अंत्योष्टि उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी और ऐसे हालात में तो और ख़ास तरीक़ों से अंत्योष्टि की जानी चाहिए जो कि नहीं की गई और इसलिए हमें ख़ास सावधानी बरतनी होगी। रात का मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा था। आसपास ठंड फैली हुई थी और धुंध गहराती जा रही थी। ऐसे में अचानक ही रैचेट को महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था और इसके बाद जब उन तीनों ने वापस उस ताबूत पर नज़र डाली तो वो तीनों ही एक बार को घबरा गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो मिस्टर चार्ली और उनकी बेटी वहाँ ज़िंदा थे कुछ पल के लिए, पर उसके बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो गया।
आसपास जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद आखिरकार अंत्येष्टि की क्रिया पूरी हुई और उसके बाद उन तीनों ने मिलकर उस ताबूत को दोबारा ज़मीन में उसी तरह दफन कर दिया जिस तरह वो पहले था। और उसके बाद धीरे धीरे आसपास का माहौल शांत होने लग गया। जैसे ही उन्होंने उस कब्र के सिरे पर वो क्रॉस गाड़ा, उसके साथ ही आसपास की धुंध छटने लग गई। ऐसा लगा मानो एक भारीपन सा था जो माहौल से हट गया हो। उन तीनों ने उसके बाद राहत की सांस ली। फादर जोसेफ, क्या इसके बाद मेरे पिता को कोई परेशान तो नहीं करेगा ना? भरोसा रखो, अब सब ठीक हो चुका है। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक कोई वारदात नहीं हुई और इसके साथ ही धीरे धीरे रैचेट को भरोसा होने लगा कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। मिस्टर रैचेट की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और उनके घाव भरने लगे और हालात फिर से पहले जैसे हो गए। ये सब होने के 1 हफ्ते बाद मैं वापस आ गया। ये मेरे लिए एक अजीब अनुभव था। अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था मैं गलत था अपने पिता के बारे में। मैंने उन्हें कभी वो प्यार, वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, पर वो उन चीज़ों को देख सकते थे, संभाल सकते थे जिन्हें मैं नहीं देख सकता था। आज मुझे इस बात पर भरोसा हो गया था, मुझे आत्माओं पर यकीन हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आने वाली वीडियो होने वाली है एक वेंडिगो पर, तो उम्मीद है आप मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी सजेशंस मुझे भेजते रहिएगा। थैंक यू।